मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और आज जुम्मे का मुबारक दिन है। कोशिश किया करें कि इस दिन की फजीलत से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और अल्लाह ताला को राज़ी भी कर लिया जाए, उसकी मोहब्बत को महसूस किया करें। हज़रत वासिफ अली वासिफ का एक कौल है कि अगर कभी अपने अल्लाह की मोहब्बत महसूस करने को दिल करे तो बारिश के कतरों को अपने चेहरे पे महसूस किया करें। ऐसा लगेगा कि सारी मोहब्बत हमारे लिए ही है, हर कतरा हमारे नाम का है। और जो ठंडक इस कतरे में होती है, वैसे ही ठंडक वाहदहू ला शरीक की मोहब्बत में भी है। बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की तरफ, तो बात हो रही थी मौसम के हवाले से कि मौसम के तेवर बदलते वक्त पता ही नहीं लगता। कभी बारिश होने लगती है तो कभी धूप निकल आती है और सूरज खूब आंखें भी दिखाना शुरू कर देता है। वैसे भी जून और जुलाई के महीने में पाकिस्तान में गर्म तरीन महीने तस्वुर किए जाते हैं और जब गर्मी बढ़ती है तो सेहत के हवाले से बहुत से मसाइल भी जन्म लेना शुरू कर देते हैं, जिनमें सबसे पहला जो मसला आता है वो होता है हमारी स्किन के हवाले से। मौसम गर्मा खुश्क स्किन रखने वाले अफराद के लिए तो मौसम मौसम है ही, लेकिन जो ऑयली से नॉर्मल स्किन रखने वाले अफराद हैं उनके लिए भी एक्नी, कील महासों और दानों की शक्ल में ये मौसम मजीद मुश्किलात पैदा कर देता है, जिनसे छुटकारा हासिल करना आसान काम नहीं होता। मौसम गर्मा में साफ, शफाफ और बेदाग स्किन कैसे हासिल की जा सकती है और मौसम गर्मा में जिस्म में नमी का तनासुब कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आजम जहांगीर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अजीम जहांगीर। सर, आपको पता है हीट वेव और जो कह ले कि गर्मी का दौर जो है वो शुरू होने वाला है, जून आ गया है, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा जो मसाइल पैदा होते हैं वो स्किन के मसाइल पैदा होते हैं। तो गर्मी और जो ये हीट वेव है, ये किस तरह हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, बताइएगा इस बारे में हमें। लेकिन सबसे जो पहला प्रॉब्लम होता है वो होता है हमें पसीना बड़ा आता है और लोग ये बड़ा राइटफुली सोचते हैं कि नॉर्मल पसीना आना तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पसीना आता है कि आर्म पिट में और चेहरे पे और हाथों पे, पाँव पे इतना ज़्यादा पसीना आता है कि अगर वो हाथ मिलाते हैं तो बड़ा उनको एम्बैरेसिंग लगता है। पाँव में पसीना आने से स्मेल आने लग जाती है और आर्म पिट में कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पसीना आता है कि सारी जो शर्ट है वो ख़राब हो जाती है और वो किसी सोशल गैदरिंग में जाते हुए बेचारे घबराते हैं। तो एक इसको हम हाइपर हाइड्रोसिस एक बीमारी है बोलते हैं। ये बीमारी है, यानी नॉर्मल पसीना आना तो एक नॉर्मल हद तक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पसीना है तो इसको बीमारी तस्वुर करना चाहिए और इसको बीमारी का नाम हाइपर मीन ज़्यादा हाइड्रोसिस यानी ज़्यादा पसीना आना है। ठीक है। इसके लिए बड़ी ही मुफीद दवाइयाँ मौजूद हैं। पहले हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं कि कोई इसकी बुनियादी वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है पसीना, और अगर कोई मेडिकल रीज़न ना हो, जिस तरह थायराइड के ज़्यादा काम करने से ज़्यादा पसीना आ सकता है, इसकी एक मैं वजह बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह और कुछ वजूहत हैं। अगर वो वजह ना हो और कोई हमें ऐसी वजह नज़र ना आए जो कि मेडिकली है, तो फिर हम उसका इलाज शुरू करते हैं। इलाज जो है कुछ दवाइयों से हो सकता है जो हम लगाने के लिए दे देते हैं और वहाँ से पसीना जो है ना कम हो जाता है। उसके लिए लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो है ये पसीना कम आने से कुछ बीमारियां पैदा हो जाएंगी, पसीना अंदर ही रह जाएगा, पोर्स बंद हो जाएंगे। हाँ जी, और वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे कुछ नहीं होता। आप लगाने वाली हम पहले दवाइयाँ देते हैं, अगर उससे ठीक ना हो तो हम एक खास किस्म का ट्रीटमेंट होता है जिसको हम आयोंटोफोरेसिस बोलते हैं। उसमें हम हाथ एक खास किस्म के महलूल में, एक लिक्विड में रख देते हैं और एक खास एनर्जी निकलती है उस मशीन में से, उसमें कोई करंट नहीं बढ़ता, कुछ नहीं होता। अपने चंद मिनट उसमें हम बुला के पेशेंट को वहाँ पे हाथ रखते हैं। वो एक्चुअली आर्म पिट में भी वो चीज़ लगाई जा सकती है और जहाँ जहाँ ज़्यादा पसीना आया हो वो ठीक हो सकता है। और तीसरा ये होता है अगर तब भी ठीक ना हो तो फिर हम एक बहुत बारीक से इंजेक्शन लगा जाते हैं जिल्द के अंदर। ये जो इंजेक्शन हैं बोटॉक्स के इंजेक्शन, ये करते ही हैं कि जिल्द के वो खलिए या वो सेल्स या वो ग्लैंड समझ लें जो ज़्यादा स्वेट बनाते हैं, इसको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, जो पसीना बनाने वाले गदूद हैं जो, उनका काम जो थोड़ा सा हल्का कर देते हैं ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। अब पसीना आने की वजह से फिर और मजीद बीमारियां भी बढ़ती हैं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सर, ये जो आप बता रहे बीमारी है एक पसीना ज़्यादा आना, तो इसकी अमूमन वजह क्या होती है? कोई भी बीमारी की वजह से ही हो सकता है? कुछ तो बीमारी की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ बगैर किसी बीमारी का। जी, जेनेटिक भी हो सकती है। जी, जेनेटिक भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक्चुअली ये खुद से एक बीमारी है। अच्छा। जिसमें कि आपके वो ग्लैंड जो कि पसीना बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पसीना बनाना शुरू कर देते हैं। आम देखा होगा जितनी मर्जी गर्मी हो तो इतना आर्म पिट्स में, बगलों में इतना ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए। हाथों में आम तौर पर जितनी मर्जी गर्मी हो बहुत कम पसीना आता है, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में इस कदर शदीद पसीना आता है कि वो हाथ मिलाते हुए घबराते हैं
पाँव में इतना ज़्यादा पसीना आता है कि वो बार बार अपने सॉक्स चेंज करते हैं, अपनी जुराबें चेंज करते हैं, तब भी वो ठीक नहीं होता। और काफ़ी दफ़ा इतना ज़्यादा पसीना आता है कि उनके हाथों की और पाँव की जल्द जो है वो गलना शुरू हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाती हैं, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाती हैं। हाँ। और काफ़ी दफ़ा अगर ऐसे साथ साथ अगर आर्म पिट्स में बहुत पसीना और हाथों में आए तो एम्बैरेसिंग सोशली हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर इसका इलाज क्या है? यही ट्रीटमेंट है? यही ट्रीटमेंट है। पहले हम लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं, अगर उससे ठीक ना हो तो आयंटोफ्रिसिस कर सकते हैं, उससे भी ठीक ना हो तो फिर हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं। कितनी देर में खत्म हो जाता है? देखें, ये कुछ लोगों को तो खत्म नहीं होता, जब तक आप दवाइयाँ लगाते रहेंगे ठीक रहेंगे। जो ही आप दवाइयाँ लगानी बंद करेंगे वो जो ग्लैंड्स हैं वो फिर दोबारा ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। तो उसको कम रखने के लिए काफ़ी दफ़ा हम, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाएं तो वो 3 से 6 महीने तक आराम से चलता है। वो एक दफ़ा बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने से तो हम जिल्द के अंदर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, कोई दर्द वाला काम नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा इंजेक्शन लगा देते हैं, वहाँ पे वो ग्लैंड्स की जो ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज हो जाती है और वो फिर 3 से 6 महीने तक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता और उससे जान छूट जाती है। और जैसे गर्मियों का मौसम है सर, इसमें हमें क्या अपनी रूटीन अपनानी चाहिए ताकि हमारी स्किन या इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे हम बच सकें? देखें, डिपेंड करता है कि किस बीमारी से हम बचना चाह रहे हैं। अगर हम, आपने जैसे बताया कि लोगों को कुछ दाने बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जो दाने हैं, लोगों का ये बड़ा ख्याल गलत है कि दाने एक जेनेटिक प्रॉब्लम है सिर्फ, और ये तो मुझे भी मेरे अब्बू को निकले थे या ये तो जवानी में निकलते ही निकलते हैं। ये गलत तस्वुर है, ये बीमारी है। बीमारी कैसे पैदा होती है पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी होती क्यों है। ये दाने जो हैं ये इसलिए पैदा होते हैं कि आपके अल्लाह ने पूरी जिस्म के ऊपर और ख़ास तौर पे चेहरे पे, चेस्ट पे और बैक पे कुछ गदूद रखे हैं जिनका नाम है सेबेशियस ग्लैंड। ये वही ग्लैंड है जो ऑयल बनाते हैं। ठीक है। यानी जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं आप कहते हैं मेरा ऑयल होगा, तो ये अल्लाह ने एक बड़ी नेमत भी रखी है कि हमारी जिल्द फटती नहीं है, हर वक्त ऑयली रहती है। लेकिन ये ऑयल ग्लैंड में अगर गड़बड़ हो जाए, यानी या तो ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा बनने लग जाए, या ऑयल थिक बनना शुरू हो जाए, या ऑयल की प्लगिंग हो जाए, ऑयल प्लग कर दे पोर्स को। जिस तरह आपने कोई मेकअप लगाया, आपके फील्ड में तो बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो उनको मेकअप ज़रूर करना पड़ता है और जो मेकअप है वो पोर्स को क्लॉग कर देता है, यानी वो जो ऑयल ग्लैंड की आप समझ लें ओपनिंग है उसको बंद कर देता है। जब ये होगा तो ऑयल ग्लैंड में इन्फेक्शन भी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे रेड पिंपल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। चाहे ये आप ऑयल ग्लैंड्स को बंद करें या ऑयल ग्लैंड्स की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंस, यानी जो ऑयल अगर थिक हो जाए इन अदर वर्ड्स तो वो जमना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, या वहाँ पे कोई आपके या कोई ऐसी आपको बीमारी है जिसकी वजह से उन्होंने फ़र्ज़ करें अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, फीमेल्स में हो जाती है, हार्मोनल इशू है जिससे कि ऑयल ग्लैंड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, ठीक है, तब भी वो गड़बड़ हो जाएगी। जेनेटिकली भी हो सकता है। तो है ये बीमारी, तो है ये ऑयल ग्लैंड की ही बीमारी, यानी सेबेशियस ग्लैंड जिसको बोलते हैं हम टेक्निकली, उसी की बीमारी है। अब है कि उसका इलाज कैसे करना है। एक तो ये कि अगर आपको ये बीमारी हो तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसको बीमारी माने, ठीक है, इसको नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा कतन ना समझें। उसकी वजह यह है कि अक्सर हमारे अच्छे भले पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी इवन जिनका ताल्लुक जिल्द से नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये तो जी बीमारी होती है और उनके बच्चे सबसे ज़्यादा बेचारों के इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बाप भी डॉक्टर है, माँ या डॉक्टर है, और वो कह रहे हैं कि ये बीमारी है ही नहीं है। बिल्कुल, ये हमें आज लिटरली हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी पता चला कि एक प्रॉपर बीमारी है जिसका इलाज करवा सकते हैं। और लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं जाते, जब उनको एक्नी हो जाती है वो डॉक्टर से भी रुजू नहीं करते। तो एक्नी की कौन सी स्टेज पर हमें जाकर जो है वो रुजू करना चाहिए डॉक्टर से? देखें, सूनर द बेटर। टू बी ऑनेस्ट विद यू, होता ही है कि काफ़ी दफ़ा आजकल 10, 11, 12 साल की उम्र में बच्चों के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। वही इलाज का सही टाइम है जब चंद दाने हों। दानों का प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अगर दाने हों और ठीक हो जाएं और निशान ना छोड़ें तो कोई भी परवाह नहीं हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉब्लम यह है कि वो दाने जो हैं वो निशान छोड़ते हैं, काले निशान छोड़ते हैं, काफ़ी दफ़ा जो गड़े पड़ जाते हैं पूरे। आपने फेस पे देखा होगा लोगों के इतने ज़्यादा गड़े पड़ जाते हैं कि एम्बैरेसिंग होता है उनके लिए। वो जब 2, 4, 5 साल जब दाने रहते हैं और आप कोई गोरा करने वाली क्रीमें या बाजार से कोई क्रीमें लेके लगा ली, डॉक्टर को रुजू ना किया, तो वो जो निशान पड़ जाते हैं उनका इलाज तो हो सकता है लेज़र से, हम लेज़र से इलाज उसका काफ़ी हद तक कर सकते हैं, लेकिन वो जो इलाज है वो इतना सस्ता नहीं है, महंगा इलाज है और वो 100% और 100% वो ठीक भी नहीं हो सकते, इफेक्टिव 100% इफेक्टिव नहीं है। दानों का इलाज 100% इफेक्टिव है और दानों का इलाज है भी सस्ता। तो हम एक सस्ता और सीधा इलाज छोड़ के काफ़ी दफ़ा मुसीबत में पड़ जाते हैं जब निशान पड़ जाते हैं। अब उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि जो ही दाने निकलने शुरू हों आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। मैं बारहा अपने जहाँ पर भी मैं कहीं जाऊँ प्रोग्राम्स में, अपने
जानने वालों को कहता हूँ कि मैं अमेरिका में तकरीबन कोई 15 साल रहा हूँ, ठीक है, और दुनिया में बहुत मुल्कों में लेक्चर देने जाता रहा, तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, हम पाकिस्तान के बारे में बुरी बातें तो सोचते रहते हैं, पाकिस्तान में ये भी खराबी, सारा दिन हम यही सुनते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। हाँ, कुछ डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होंगे, ये सारी दुनिया में होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे दवाइयाँ जो हैं और डॉक्टर्स की फीस जो है वो दुनिया में सस्ते तरीन मुल्कों में से है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग यहाँ पे 4 या 5 हज़ार रुपये का पिज़्ज़ा खा जाएंगे, लेकिन वो डॉक्टर से जाके मशवरा मुनासिब नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो ज़ाया हो गए पैसे। काफ़ी दफ़ा ये भी सोचते हैं कि डॉक्टर 5 मिनट के मशवरे के इतने पैसे ले रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि ये इतना अच्छा इलाज जो है वो इतना, चुके तो इसलिए कोई टोटके करने की जरूरत नहीं है। लोग उपटन लगाने लग जाते हैं, लोग मुंह पे खीरा टमाटर पता नहीं क्या क्या कुछ लगाने लग जाते हैं, ऐसे ही रेमेडीज कर लेते हैं। और दूसरा उसकी जरूरत ही कोई नहीं। जो आजकल बाहर की बहुत ज्यादा फूड खाए जाते हैं, क्या उसकी वजह से भी, और हम लोग खासतौर पर अपनी एक्नी या सफाई का ख्याल नहीं रखते, उस वजह से भी ज्यादा एक्नी हो जाती है? जी, एक्नी जो है देखें, लोग ये समझते हैं कि इसमें सफाई का मसला होता है। 90% एक्नी सफाई की वजह से नहीं होती। अच्छा। लोग बार बार लिटरली लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिस तरह वो प्यूमिस स्टोन यानी झामे से मुंह रगड़ने की कोशिश करते हैं, दिन में 10 दफ़ा मुंह धोते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, दिन में 1 से 2 दफ़ा मुंह धोना काफ़ी होता है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल इन शहरों में इतना ज़्यादा गंद नहीं होता। हाँ, जो लोग मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं या बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ऐसी है जिसमें पोल्यूशन है, उसके लिए आप ज़रूर धोएं, लेकिन बार बार मुँह धोने की ज़रूरत नहीं है। तो सर, क्या जो एक्नी का जो मौसर इलाज है वो सिर्फ मेडिकेशन ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज है। और यकीन माने कि 90% लोग जो हैं वो बड़े सिंपल इलाज से ठीक हो जाते हैं। ठीक है। सिर्फ 5%, रादर मैं कहूँगा 95% लोग बड़े सिंपल इलाज से ख़त्म हो जाता है। अगर एक्नी कम हो या दाने कम हो तो हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। लिटरली क्रीम्स है जो आपने सुबह शाम लगानी है। अच्छा। 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लगानी है, पूरे चेहरे पे लगानी है, और आपके दाने 100% ठीक होने का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। एक्नी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेबल कंडीशन। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर लगाने वाली से फ़र्क ना पड़े तो काफ़ी दफ़ा फिर हम खाने वाली दवाइयाँ शुरू कर देते हैं साथ। और खाने वाली भी कोई आपने सारी उम्र नहीं खानी होती, चंद महीने खानी होती है, उसके बाद वो भी बंद कर देते हैं। उसके बाद एक्नी खत्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर जिनके बहुत शदीद एक्नी होते हैं, जिसको हम बड़ा शदीद किस्म के एक्नी होते हैं, इतने भी एक्नी होते हैं कि उसमें लोगों को बुखार होना शुरू हो जाता है, इतनी सोजिश होती है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है एक्नी में कि उनको बुखार होना शुरू हो जाता है। अच्छा। लोग ये समझते हैं कि एक्नी फेस के अलावा नहीं हो सकते, एक्नी चेस्ट पे भी हो सकते हैं, बैक पे भी हो सकते हैं, शोल्डर्स पे भी हो सकते हैं, सर में भी इवन हो सकते हैं एक्नी। तो एक्नी अगर हो तो उसका इलाज जो है, अगर शदीद तरीन एक्नी भी हो तो उसकी भी दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है और बड़ी सस्ती मौजूद है, और आप इससे छुटकारा भी हासिल बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर फर्ज करें, आप कहते हैं जी मैंने दवाई नहीं खानी, तो एक लेजर है जिसको स्मूथ बीम लेजर बोलते हैं। ठीक है। अब वो उसकी खूबसूरती ये है, ना आपको खाने वाली दवाई खानी पड़ती है, ना लगाने वाली दवाई लगाने वाली। वो सिर्फ उन टारगेट करती है उन सेबेशियस ग्लैंड्स को और उनको सुकेट देती है, यानी वो मोटे हो गए या उन्होंने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, वो दोबारा उसको नॉर्मलाइज कर देती है, जिसको हम कहते हैं स्मूथ बीम लेजर। तो लेजर से भी इलाज मौजूद है। और अगर उसके निशान पड़ जाएं तो ये भी यकीन करें कि वो इतना आसान काम है, अगर हम इलाज शुरू से ही करें और दाने ही ना हो तो उसके निशानों की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर निशान पड़ जाएं तो उसके लिए हमें, अगर गड़े पड़ जाएं तो उसके लिए फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होती है, फ्रैक्शनल अर्बियम ग्लास लेज़र एक उसका नाम है, वो होती है। इसको स्कारलेट एक ट्रीटमेंट है, वो कर सकते हैं। जिस तरह की भी एक्नी हो उसका अब सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है और हम लोग वो कर भी सकते हैं और इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर, हम देखते हैं अब मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो लोग धड़ाधड़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये सोचे बगैर कि उनकी स्किन पर सूट करेगी कि नहीं करेगी। इसकी वजह से भी ये तमाम तरह जो मसाइल हैं स्किन के वो हो रहे हैं। जी बिल्कुल होते हैं। इसको हम कहते हैं स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्नी। ठीक है। या स्टीरॉयड एक्नी। स्टीरॉयड जो है वो आपने देखा होगा कि इंतहाई खतरनाक दवाइयाँ हैं। अगर वो सही डॉक्टर इस्तेमाल करें और डॉक्टर के मशवरे से चंद दिनों के लिए इस्तेमाल की जाए या अंडर सुपरविजन डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की, तो वो जान बचाने वाली दवाइयाँ भी हैं स्टीरॉयड। लेकिन जब स्टीरॉयड को हम बगैर किसी सुपरविजन के खुद से इस्तेमाल करने लग जाते हैं, आजकल ख़वातीन आपने देखा होगा 3 दवाइयों को मिक्स करके एक उसका मिक्सचर बनाती हैं 3 दवाइयों का, और वो रंग गोरा करने के लिए कहते हैं। एक्चुअली रंग तो उसे थोड़ा बहुत गोरा शायद हो जाए, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स 2 बहुत ज़्यादा बड़े हैं।
नंबर एक तो ये कि आपकी जल्द इतनी बारीक हो जाएगी कि नीचे से रगें नजर आनी खून की शुरू हो जाएगी, एग्जैक्टली, हाँ जी, सुरख होगी और एक तरह की जल्द नहीं रहेगी, वो 2-3 टोन्स हो जाएंगी, उसकी कहीं से ज्यादा सफेद होगी, कहीं से काली होगी और कहीं से लाल होगी। और दूसरी बात जो सबसे प्रॉब्लम बड़ा है, वो जो स्टीरॉयड आप इस्तेमाल करते हैं, लोग बेटनोवेट, क्लोबिवेट अंदर इस्तेमाल करते हैं, और उससे नुकसान सबसे बड़ा ये होता है, और बहुत सारी हमारी जो दवाइयाँ वैसे मिलती हैं ना रंग गोरा करने वाली, उसमें भी स्टीरॉयड होते हैं। अब वो पता तो पेशेंट को नहीं होता, पेशेंट अब साल 2-2 साल बेचारा इस्तेमाल कर जाता है, अब उससे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आपकी जल्द भी बारीक हो गई, जल्द की रंगत भी खराब हो गई, और इतनी सेंसिटिव हो जाती है जल्द के उसके ऊपर पानी भी लगता है, और आखिरी प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ जो दाने निकल आए, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने, अब हमें दानों का इलाज भी करना पड़ेगा, और फिर दानों का जब इलाज हो भी जाएगा, उसके बाद वहाँ पे निशान भी पड़ेंगे, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका ये कि अगर आपने रंग गोरा भी करना है ना, तो आजकल डर्मेटोलॉजी जो हमारी जो स्पेशलिटी डर्मेटोलॉजी जिसमें हम स्किन का, हेयर का और नेल डिजीज का इलाज करते हैं, ठीक है, उसमें रंग गोरा करने के लिए सेफ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इतनी मौजूद हैं कि हमें टोटकों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, ये जो आपको बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, जिससे कि कैंसर भी हो सकता है, मरकरी भी उसमें डालते हैं लोग, मरकरी पाकिस्तान में अभी भी डालते हैं। देखें, हम जब गवर्नमेंट को कहते हैं ना, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट बेचारी क्या क्या कुछ करे, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें गवर्नमेंट ने तो नहीं ना मना करना कि हम चोरी ना करें, गवर्नमेंट ने मना नहीं करना, कह रही ना कि आप रंग गोरा करें, तो गवर्नमेंट ने तो, हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट ने नहीं कहा रंग गोरा करें, तो फिर अगर गोरा करना है तो उसको सेफली करें। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, फिर डॉक्टर से रजू कर ले, उनसे पूछ लें कि क्या लगानी चाहिए आपको, और आपकी स्किन टाइप क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो मेकअप भी यूज करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, और हमने अपनी स्किन टाइप के लिहाज से ही मेकअप यूज करना है। जी, मेकअप का भी, और दूसरा बात है कि जब गर्मियों की बात आई, जिस तरह आपने कहा दाने होते हैं, इस तरह छाइयाँ हो जाती हैं लोगों को, और वो छाइयों को ठीक करने के लिए भी रंग गोरा करने वाली लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो छाइयाँ हैं, ये जो मिलाजमा है, काफ़ी दफ़ा आपके हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी हो जाता है मिलाजमा जो है, और मिलाजमा बगैर किसी वजह के भी बहुत बड़ी बड़ी छाइयाँ पड़ जाती हैं। ये अब एक मुश्किल बीमारी है ट्रीट होना पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बड़ी है, धूप बहुत ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट सी, और हमारी एनवायरनमेंट जो है इतनी पोल्यूट हो गई है कि यहाँ पे ओजोन लेयर जो अल्लाह ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई थी वो भी कम हो गई है। अब उसको जब आपने वाइटनिंग अगर आप चाहते हैं ये स्किन को मैंने गोरा करना है, ठीक है, चाहे आपको मिलाजमा या छाइयाँ हैं या नहीं है, ठीक है, आपका मकसद अगर स्किन गोरा करना है ना, तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल एक ट्रीटमेंट है, अच्छा, माइक्रोडर्माब्रेशन ट्रीटमेंट एक कर सकते हैं। ये जो आजकल मार्केट में फेशियल्स आए हुए हैं हाइड्रा के, ये मौसर है स्किन के लिए? नहीं, देखें, ये लेकिन एक कोई डॉक्टर करे। प्रॉब्लम यही है कि डॉक्टर वाली ट्रीटमेंट जब कोई नॉन डॉक्टर करने लग जाते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस भी खत्म हो जाती है, और वही ट्रीटमेंट खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स को ज्यादा अच्छी तरह पता होता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और क्या उसके ऊपर लगना चाहिए स्किन के ऊपर। प्रोफेसर डॉक्टर आजम जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए हैं, और आपसे भी यही दरखास्त है कि अपनी जल्द का खुद आपने ख्याल रखना है, और अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है या स्किन प्रॉब्लम है एक्ने के लिहाज से, तो जाकर किसी माहिर डॉक्टर से आपने रजू करना है, खुद से ही उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, बच्चे किसी भी बाग की रौनक, खुशबू और जीनत की तरह और किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। उनके हकूक़ का दिफा, तरबियत, फलाह बहबूद और तालीम और फ़नी सलाहियतों को उजागर करके ही हम एक सेहतमंद और तरक्की याफ्ता मुआशरे का ख्वाब देख सकते हैं। जंगें हों या कुदरती आफात हो, मुआशरती बेरारवी हो या घरेलू तनाज़ात हो, इन सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला फरीक ये मासूम बच्चे ही होते हैं। वतन अजीज समेत दुनिया के हर इलाके में हर वक्त किसी न किसी हाथों कोई ना कोई बच्चा जुल्म सितम, जिनसी ज्यादती और जबर का शिकार हो रहा होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 25 करोड़ बच्चे ऐसे ममालिक में रहते हैं जो किसी न किसी खाना जंगी या बैनुल अक़वामी जंग के हाथों इस्तेहसाल का शिकार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जारहियत का शिकार मासूम बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बच्चों के हवाले से सिर्फ एक दिन मनाकर फिर खामोशी की चादर तान लेने से इस इस्तेहसाल को रोका नहीं जा सकता।
इसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात उठाना वक्त की अहम ज़रूरत बनता जा रहा है। बच्चों पर होने वाले मजालिम को कैसे रोका जा सकता है, बच्चों को इन मजालिम से बचने के हवाले से कैसी तरबियत हमें दी जानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अनीज़ा हबीब हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अनीज़ा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अनीज़ा, आज बच्चों का कह लें कि आलमी दिन मनाया जा रहा है, उन बच्चों का जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि उनको जो उनके साथ होता है उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया जाता, उनको कहा जाता है कि खामोश हो जाए। तो हमें किस तरह बच्चों को तरबियत देनी चाहिए कि अगर उनको कोई अगवा करने की कोशिश कर रहा है या उनके साथ कुछ गलत होने की कोशिश कर रहा है तो उनको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये कि ये जो अब्यूज़, हरासमेंट, इसकी जो सारी हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। वो रिलेट तब से ही कर रही है कि जब से ये चीज़ें जो है हमारे साथ अकर होना शुरू हुई हैं। एक माहौल में चेंजेस आई हैं जब से मीडिया ओपन हो गया है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और इसके अलावा जब से जो है इंडोर फैसिलिटी ज़्यादा हो गया, आउटडोर जो है वो कम हो गया, तो एनर्जीज गलत तरीके से जो है चैनलाइज होती हैं। फिर अब देखा जाता है कि 4 में से 1 लड़का और 6 में से 1 लड़की जो है, ये रेशो है कि जो अब्यूज़ या इन हरासमेंट का जो है शिकार होते हैं बच्चे। अब अक्सर पेरेंट्स को, यहाँ पे पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं या इतनी छोटी एज में, आप लगा लें 3 से 6 एज में, कैसे उनको पता चलेगा अपना ख्याल करना है, कौन से मतलब जेस्चर्स ऐसे हैं, कौन से मतलब इस तरह की चीज़ें जिससे उन्होंने अपने आप को सेव करना है। तो घर से ही, यानी पेरेंट्स से ही जो है इन चीज़ का आगाज़ हो जाता है, और हम पेरेंट्स को ही जो है गाइड करते हैं कि आपने बच्चे से जो है एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन या साइको एजुकेशन या सेक्सुअल एजुकेशन देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अक्सर पेरेंट्स इस टॉपिक पे बात करते हुए झिझकते हैं, उनको ये नहीं पता होता स्टार्ट कहाँ से लेना है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या होंगे। तो इस तरह से जो है जब ये आप शुरू से इस चीज़ को एक स्टार्ट ले लेंगे तो फिर आप बहुत पहले इस चीज़ की प्रिवेंशन जो है बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है घर से ही। तो आपकी ओपन कम्युनिकेशन, आपने पहले से इन टॉपिक पे किस तरह डिस्कशन किया है। पेरेंट्स को अक्सर ये भी होता है कि ये बात करते हुए अगर कोई ऐसा सवाल आ गया हम उसे कैसे एड्रेस करेंगे, पेरेंट्स खुद एंशियस हो जाते हैं कि कहीं हम बच्चे के जहन में कोई ऐसी बात ना डाल दें कि जो लॉन्ग वे जाके उनको करे, कोई इमेजिनेशन में इस तरह की चीज़ ना पड़ जाए कि ये गंदी चीज़ है, ये जो बाद में उनको जो है सफ़र करना पड़े। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं बच्चों को इस तरह के। और अनीज़ा, हम देख रहे हैं कि आजकल के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, मतलब अगवा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिनसे ज़्यादती के केसेस बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के साथ। और ऐसे में बच्चों को बताना कि कोई आपको खींच के लेकर जा रहा है या कोई इस तरह की ज़्यादती करना चाह रहा है, शोर मचाना है आपने या उधर से भागना है, ये किस तरह कम्युनिकेट करें उनके साथ? अच्छा, पहले यहाँ से ना बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बच्चों को रोड सेफ्टी टिप्स बताते हैं कि इर्द सड़क क्रॉस करते हुए इर्द गिर्द ज़रूर देखें, चूल्हे से बचें, बिजली की तार से बचें, इस तरह की कितनी सेफ्टी चीज़ें उन्हें बताते हैं। तो इसी तरह उन्हें बॉडी सेफ्टी की चीज़ें भी बतानी होती हैं। उन्हें वेरी फर्स्ट से बताना था कि यू आर बॉस ऑफ योर ओन बॉडी, और उन्हें फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट आपने पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट देना होता है कि देयर इज़ इनविजिबल, एक बबल टाइप आपके सराउंडिंग में स्पेस है जिसमें उस बबल में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई अगर आपकी इजाज़त के बगैर आपके उस इनविजिबल बबल में स्टेप इन करता है और आपको अनकंफर्टेबल, कंफ्यूजनल, स्केयर्ड, फियर्ड फील कराता है, देन जो है आप उस साइन को समझें और आपने एट द स्पॉट रिएक्ट करना है। वो किस भी तरीके से आप रिएक्ट करें, एक तो रिएक्ट करना है, और दूसरा जो है आपने ज़रूर जो है कोई ऐसा साइन बच्चों को ज़रूर सिखाएं। जैसे इंटरनेशनली जो हेल्प का साइन है वो ये है, अच्छा, कि अगर आप पास से गुजर रहे हैं और आपने किसी को, कोई आपको पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जा रहा है या कोई मैनिपुलेट करके आपको ले गया है, तो आपने ये साइन जो है इसको इतना कॉमन या आम कर दें कि अगला बंदा देखते ही समझ दे दिस इज हेल्प, एग्जैक्टली, दिस इज हेल्प मी, तो मुझे हेल्प चाहिए आपकी। तो चाहे वो स्ट्रेंजर है कोई है, जितना आप इस साइन को हम कहते हैं स्प्रेड कर देंगे उतनी जल्दी हम उस सिचुएशन को कवर अप कर लेंगे। इस तरह तो हमें बच्चों के साथ साथ बाकी भी जो हमारा मुआशरा है उसको भी अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। ये इंटरनेशनल साइन है, बाहर ये साइन फॉलो किया जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह की अवेयरनेस के लिए साइन ज़रूर जो है कोई ना कोई एक रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अनीज़ा, हम देखते हैं कि अगवा करने वाले, मुझे ये बताइएगा, जो वो करते हैं इस तरह की हरकतें, अगवा करने वाले बच्चों का एतमाद कैसे हासिल कर लेते हैं? मतलब वो एक तो शायद उनके जानने वाले होते हैं, क्या ये एक फैक्टर भी है, या अमूमन नफ्सियाती तौर पर वो किस तरह अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को? 70 से 80% जो है ना वो बच्चे के क्लोज रिलेटिव्स ही होते हैं। रिलेटिव्स कह लें या ऐसे लोग जो हमेशा उनके इर्द गिर्द माहौल में होते हैं, फ्रॉम बेबी सिटर्स, घर में कोई ड्राइवर है, कोई कोचिंग के सर हैं,
कुछ भी हो सकता है, देयर इज मेल फीमेल, इसमें कोई नहीं है, कोई भी वो जो है परपिट्रेटर कोई भी हो सकता है। और ये एकदम से नहीं होता, ये ग्रेजुअली होता है काम, ये नहीं कि रातों रात जो है जी सुबह उसने उठा और जी उसने इस तरह से एक्ट कर दिया। ग्रेजुअली बच्चे का जहन बनाया जाता है और उन्हीं बच्चों को, जैसे घर में 5-6 बच्चे हैं लेकिन सिर्फ उसी बच्चे को ज़्यादा किया जाता है जो वल्नरेबल होता है, जो कमज़ोर तरीन होता है शख्सियत के लिहाज से, या वैसे ही थोड़ा ही अगर उसके अंदर शाइनेस ज़्यादा है और वो देख लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस हद तक घर में जो है परफॉर्म करता है, ये कितना कॉन्फिडेंट है। कुछ बच्चे आउटस्पोकन होते हैं, बहन भाइयों में कुछ नहीं होते हैं, तो वो पहले हर चीज़ का जायज़ा लेते हैं, देन वो ग्रेजुअली जो है अप्रोच करते हैं। और जो बच्चे कमज़ोर या वल्नरेबल होते हैं उनको जो है ना अप्रिशिएटिंग रिमार्क्स, अप्रूवल सीकिंग, उनकी तारीफ़ करना, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। कुछ बच्चों में मटीरियलिस्टिक भी होते हैं, डिपेंडिंग एज अप्रोप्रिएट उनकी क्या नीड्स हैं, और जैसी वो एज थोड़ी सी जैसे बड़ी होती है तो फिर अप्रूवल, एप्रिसिएशन, तवज्जो, ये चीज़ें जो हैं उनका एक मेन मैनिपुलेटिव टैक्टिक आप कह लें या ट्रिक होती है जिससे वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अनीसा, अभी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जो बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात उसमें 4% इजाफा हो गया है। तो हम किस तरह इस चीज़ से बच सकते हैं? बच्चों को क्या हम घर में नहीं बता रहे गुड एंड बैड टच के हवाले से, स्कूल्स में जाते हैं वहाँ पर नहीं बता रहे, और ये चीज़ बच्चों के नफ्सियाती तौर पर कितना अफेक्ट होती है? अच्छा, अब ये जब चीज़ होती है ना, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। अगर तो आपको लगता है आपके बच्चे के साथ या बच्चा उस फेज से गुजर गया जहाँ पे उसके साथ असॉल्ट हो गया या हैरासमेंट हो गई है, तो ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ हुआ है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे रिग्रेस बैक कर जाते हैं, यानी अपनी एज से और पीछे चले जाते हैं, जिसमें वो बेड विटिंग या थंब सकिंग, इस तरह एंशियस या नर्वस ट्रेट्स इनको कहते हैं, उन पे चले जाते हैं। फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स आते हैं, स्कूल में उनका दिल नहीं लगता, नींद डिस्टर्ब होती है, लेजी रहते हैं, क्लिंगी हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स शो करते हैं। और कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हुए ऐसा क्लू दे जाता है कि जिससे पेरेंट्स एकदम अनक्वेश्चन रह जाते हैं कि आउट ऑफ द वे किधर से बात हुई है। कोई एडल्ट टॉक इस तरह से शुरू करते हैं या वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जो कि पेरेंट्स के लिए बड़ी नॉवेल होते हैं कि पहले उन्होंने नहीं यूज़ किए हैं, और या डॉल्स के साथ खेलते हैं या फ्रेंड्स या कुछ भी है, तो उनमें इस तरह से एक्ट आउट करते हैं कि थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है कि पहले ये इस तरह से डॉल्स के साथ या अपने टॉयज़ के साथ इस तरह से नहीं खेलते थे। तो अगर आपको इस तरह की क्यूज़ मिल रही हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स चीज़ को ज़रूर एड्रेस करें। बच्चे से जो है अपना एक क्वालिटी टाइम, हम शुरू से कहते हैं कि शुरू से ही बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम रखें जिसमें आप बच्चे को सुने और वो आपको पता हो कि आपने बच्चे से क्या उस टाइम बातें करनी है। तो जब आपने डेली क्वालिटी टाइम रखा होगा तो आपका वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि पेरेंट्स, जहाँ पे सारा काम पेरेंट्स पे होता है। बाकी स्कूल्स में तो हम जब हमारी ट्रेनिंग थी, हम लोगों ने तो गुड एंड बैड टच पे बाकायदा पूरी वर्कशॉप करवाई थी। यूट्यूब पे हर चीज़ ओपन है, पिंटरेस्ट पे हर चीज़ ओपन है। आप इतने सारे बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे आपको बताएं, सबसे पहले आमिर खान के शो में गुड और बैड टच का बताया था। आप अगर खुद नहीं बता सकते, आप बच्चों को वीडियो दिखा दें। उस वर्कशीट्स हैं जिसके अंदर उन्होंने बॉडी पार्ट स्पेसिफाई किए हैं कि यहाँ पे टच करना इज़ गुड, यहाँ पे अ लिटिल कंफर्टेबल, और हमारे जो दूसरे और सेक्स ऑर्गन्स हैं वहाँ पे टच करना इज़ टोटली अ नो, और रेड से उन्होंने उस चीज़ को किया हुआ है। तो बच्चों को शुरू से ही ये चीज़ें बताना और एज अप्रोप्रिएट मटेरियल से एक्सपोज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब अनीसा, स्कूल्स में ये चीज़ें हो रही हैं ना। एक आप बच्चों के साथ, अगर आपको यूं भी नहीं लगता ना, बच्चों के साथ व्हाट इफ गेम्स भी खेल सकते हैं कि व्हाट इफ अगर किसी ने आपको जो है इधर टच किया, व्हाट इफ कोई आपको बहाने से ले गया, व्हाट इफ कोई किसी ने इस तरह से आपसे कोई इस तरह की बात कर दी या कोई ऐसा जेस्चर दे, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? पहले बच्चों से आप निकलवाएं, पूछें उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कहाँ तक है, वो इन सिचुएशन को कैसे सेंस करते हैं, और देन आप उनको मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए कल्चरली या एज अप्रोप्रिएट उनको डिफेंस या कोई ऐसा स्ट्रैटेजी ज़रूर बताएं कि सिचुएशन में आप इससे अलावा इस तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत से हमने ऐसे भी इश्यूज देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं अनीसा, के कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जैसे आप भी बोल रही हैं, बच्चों में और उनके वालिदैन में, और उसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी या जब तक वो चलते रहते हैं, वो बड़े भी होते रहते हैं, तो वो जो एक खला कह लें वो फिल नहीं हो पाती। इसकी वजह से भी वो नफसियाती तौर पर या डिस्टर्ब रहते हैं, दूसरे लोगों को अप्रोच करना आसान हो जाती है इसी तरह, क्योंकि जब पेरेंट्स के साथ वो बेसिक नीड, नर्चरेंस नहीं पूरी होगी तो ऑब्वियसली दे लुक इन द आउटर वर्ल्ड के कौन है जो, फिर वही चीज़ जो है दूसरे लोग कैश करते हैं, आपको मैनिपुलेट करना और आपके कंफर्ट जोन में आना और उनके लिए आसान हो जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप को हम यही कहते हैं कि फिल शुरू से ही करें ज़रूर, 10 से 20 मिनट्स का डेली
एक क्वालिटी टाइम रखें जिसमें नो गैजेट्स, नो नथिंग, आप और आपका बच्चा और आपकी बातें, बस कुछ नहीं। आप उससे रोज का पूछ सकते हैं आज क्या किया, किससे मिले, लंच किसके साथ किया, किसने आज तंग किया, किससे आज खुशी हुई बात करके, आज के दिन की सबसे अच्छी बात क्या थी, व्हाट मेक यू एंशियस, अनकंफर्टेबल। इस तरह से छोटी छोटी बातें ज़रूर अपने बच्चे के साथ रखें। और अब जब बच्चे से कम्युनिकेट करें, हम यही कहते हैं कि आप उसी तरह, अब जो ये गुड एंड बैड टच का आता है, तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ टचेबल होती है, कुछ नॉन टचिंग भी होते हैं। कुछ लोग जो हैं इसको किसी और तरीके से पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखा के, अपने जेनिटल एक्सपोज करके, यानी ज़रूरी नहीं सिर्फ टचिंग की है, नॉन टचिंग में भी बहुत से है, कोई इस तरह की क्लिप्स दिखा के बच्चे को जो है कंफ्यूज करते हैं। तो आपने उस लिहाज से भी करना है कि इट्स नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू टच, इनडायरेक्टली भी बहुत सारा सेक्सुअल जो है हरासमेंट होती है। फिर उसी लिहाज से आपने गुड एंड बैड टच का बताना है। बॉडी पार्ट्स के उसी तरह नाम बताएं जैसे आप आईज, नोज, लिप्स के बताते हैं। अगर आप उस बॉडी पार्ट्स जो सेक्स ऑर्गन्स के नाम को सब्स्टिट्यूट या मैनिपुलेट कर जाएंगे, किसी मिसप्लेस कर जाएंगे किसी और नाम से, तो बच्चा भी कंफ्यूज होगा, उसको भी कम्युनिकेशन में वही प्रॉब्लम आएगा। जैसे हम लोग कहते हैं छी छी ऐसी गंदी जगहों के बारे में बात नहीं करते, कहीं इचिंग हो रही है, ओह ऐसी जगह ऊपर करो, शेम शेम। तो जब आप इस तरह के वर्ड्स बच्चे को कहेंगे कि ये शेम शेम गंदी जगह है या कुछ है, तो बच्चा उन टॉपिक्स के बारे में बात करने भी झिकेगा कि शायद इन टॉपिक से बात करना गंदा है या इस तरह। तो वो फिर सीक्रेट्स रखना शुरू कर देगा। और सीक्रेट्स आपको पता है कभी भी आपको जो है खुशी महसूस नहीं करवाते, बिल्कुल आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बिल्ड करते हैं। तो हमेशा बच्चे को सरप्राइज और सीक्रेट में फ़र्क बताएं। सरप्राइज मेक्स यू हैप्पी एंड सीक्रेट्स मेक यू मजीद एंशियस और फियरफुल। तो आप इस तरह से बच्चे को ज़रूर जो है एजुकेट। तो अनीसा, आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप क्या कहेंगी कि किस तरह के सिम्टम्स आए बच्चों को तो वालिदैन को अलर्ट हो जाना चाहिए और फिर साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से जाके रब्ता करना चाहिए? जैसे इनिशियली मैंने बताया कि रिग्रेस बैक कर जाना, अपनी एज अप्रोप्रिएट चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिग्रेस करना, किसी के सामने बाथिंग करते हुए, ड्रेसिंग करते हुए हिचकिचाना, अपने रोज़मर्रा के चोर से भागना, स्कूल के काम में ध्यान नहीं होना, रात को उठ जाना, कोई फ्लैशेस आना, इस तरह से। उसके अलावा जो है फिर एंशियस रहना, क्लिंगी, बहुत टची बिहेवियर, इस तरह की गुफ्तगू कर देना कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे, कोई क्लू दे के चले जाना, ठीक है, कोई अडल्ट ऐसी बातें कर देना या इस तरह से टच करके किसी को चले जाना कि जो आपको इस चीज़ का दे। अगर बॉडी पे आपको उनके कोई निशान, कोई ऐसी चीज़ें नजर आए, बिला वजह जो है फिजिकल कंप्लेंट्स हैं, अनएक्सप्लेनेबल स्टमक पेन्स बच्चों को ज़्यादा होती हैं जब वो नहीं बता पाते, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लू देती हैं कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद द चाइल्ड। तो उसको ज़रूर एड्रेस करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से जो है रब्ता करें। तो क्या पहले किस तरह फिर जब वो आते हैं पेशेंट्स आपके पास तो उनसे उनकी काउंसलिंग होती है, देन मेडिकेशन पे भी उनको जाना पड़ता है? मेडिकेशन पे तब जाना पड़ता है जब सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा एंशियसनेस है कि वो किसी भी वक्त ठीक नहीं हो रही, बच्चा सारा दिन रो रहा है या सारा दिन एक एंजाइटी फेयरफुल की स्टेट में है कि वो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, उसके एकेडमिक मुतासिर हो गए, फैमिली बॉन्डिंग मुतासिर हो रही है, सिबलिंग के साथ मुतासिर हो, उसका रोज़ का काम। देन हम देखते हैं कि कितनी सिवियरिटी है, उस हिसाब से मेडिकेशन। अच्छा। यूजुअली बच्चों को मेडिकेशन नहीं दी जाती डिपेंडिंग के इस वक्त कितनी सिवियरिटी है। लेकिन जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं फिर वो फैमिली के साथ होते हैं। बच्चों को तो एड्रेस करते हैं लेकिन साथ साथ फैमिली को सपोर्ट और एजुकेट करना पड़ता है। बिल्कुल, आपने आने वाले वक्तों में किस तरह प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज और अडॉप्ट करनी है, क्योंकि सब एक साथ ही करेंगे, एहतियात करेंगे तभी इन चीज़ों से हम निकल सकते हैं। और हमने देखा है नीज़ा कि हमारे यहाँ पर बच्चों को मार पीट करना बहुत ज़्यादा कल्चर बन गया है, चाहे वो असातिज़ा की तरफ से हो या वालिदैन की तरफ से हो। तो आपको नहीं लगता ये कल्चर जो है ये ख़राब होता जा रहा है या हमारे बच्चों की जो नशोनुमा है इससे इफेक्ट हो रही है? जो कॉर्पोरल पनिशमेंट की आप बात करी ना, हम कहते हैं ये आपका वीकेस्ट पॉइंट, ये आप में वीकनेस है, पेरेंट में, टीचर में वीकनेस है कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं कि जो बात आप ज़बान से नहीं समझा सकते जी आप मारपीट करके। ये आपकी कमज़ोरी है, ना कि आप इसको एक आपका रोब है आपका या कोई चीज़ है, ये आपकी। इसमें पेरेंट, टीचर या जो भी बड़ा बंदा है उसको अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी कम्युनिकेशन को इतना इफेक्टिव करना है कि उसको हाथ उठाने की नौबत ही ना आए। और बिल्कुल जब आप किसी पे हाथ उठाते हैं या जबर करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो अगले के अंदर नेगेटिव एनर्जी बिल्ड होती है जो कि फिर गलत तरीके से डिस्प्लेस होती है। जैसे आप मेरे अगर उम्र के किसी को, तो मैं अपने से छोटे पे जाके वो डिस्प्लेस करती हूं, वो अगर किसी और पे करे तो वो एनर्जी जो है सराउंडिंग में ही वो कहीं नेगेटिव रहती है, वो कहीं वहां से खत्म नहीं होती। तो आप अपनी कम्युनिकेशन, अपने अल्फाज में इतना इफेक्टिवनेस लेके आए कि आपको हाथ उठाने या कॉर्पोरल पनिशमेंट की जरूरत ही ना पड़े। और इस तरह की पनिशमेंट से बच्चों की जो नशोनुमा है उस पर क्या इफेक्ट होता है? उस पर ये इफेक्ट होता है कि फिर वो भी यही चीज अडॉप्ट कर ले, तो उन्हें लगता है कि अपनी बात कन्वे करने का, मेंटली वो कितना डिस्टर्ब अपनी बात कन्वे करने का, अपनी नीड
मांगने का या जिद करने का यही तरीका है कि मारपीट करके, तो पेरेंट्स फौरन से मारपीट को रोकने के लिए मान ही लेंगे ना बात, तो उन्हें लगता है यही तरीका है, क्योंकि हम तो इस तरह देखते आ रहे हैं, अम्मी भी इसी तरह बात मतलब मान जाती थी या करवाती थी, फिर हम भी इसी तरह करेंगे, तो वो भी फिर इसी तरह ही जो अपने से छोटों पे या जहाँ उनका जोर चलता है वो भी मारपीट करके जो है इसको जो है मैनिफेस्ट करते हैं, और फिर वो सारी जिंदगी उनके साथ वो चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है। हेल्दी स्ट्रैटेजी नहीं समझाई कि एंगर को, चलो एंगर एक ह्यूमन इमोशन है, लेकिन ऐसा एंगर जिससे आपके रोजमर्रा की जो है उस पर इफेक्ट आ रहा है, तो वो एंगर मैनेजमेंट उसके लिए जरूरी है। फिर उसकी एक अलग स्ट्रैटेजीज है कि किस तरह एंगर इनको हमने डिस्प्लेस करना है, एंगर आउट को किस तरह से करना है, और किस तरह से कम्युनिकेशन बिल्ड करने की, आपको कम से कम जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट्स और एग्रेसिवनेस। और अनीसा, हमने देखा है कि जैसे कोरोना का ये पेंडेमिक चल रहा था और उसमें ज्यादातर बच्चे घर पे थे, वालिदैन भी घर पे थे, तो वो एक कम्युनिकेशन गैप आपको लगता है कि उनका बना है या वो ज्यादा हो गया है? कम्युनिकेशन गैप कहीं बना भी है, कहीं ज्यादा भी हो गया है। जब शुरू में हुआ है ना, तो तब तो हॉलीडेज थे, तब तो सब एंजॉय कर रहे थे और चलो एक अच्छा, लेकिन वो जब देखा एक चीज प्रोलॉन्ग हो गई, वो रोज इंटरेस्ट खत्म हो गया, वही घर के लोग, वही शक्लें, और कुछ करने को भी नहीं था, क्योंकि यूजुअली स्कूल्स को भी पता नहीं चला कि कैसे हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना है। फिर जब एक टेक्नोलॉजी आ गई, फिर वीडियोज आ रही है, होमवर्क्स आ रहे हैं, तो बच्चा फिर फोन हाथ में काम के वक्त भी है, फोन बाद में भी है, अब तो हमने काम करने, तब तो रिलैक्सेशन का टाइम है, तो वो उससे भी गैप आया। शुरू में एक गैप खत्म हो गया था कि सब साथ रह रहे थे, आज क्या बनाना है, आज स्नैक में क्या करना है, नई रेसिपी ट्राई करनी है, मतलब एक नया शौक चढ़ रहा था। अच्छा, सारे बैठ के सब कुछ करेंगे। टेक्नोलॉजी में ज्यादा चीजें शिफ्ट हो गई, देन फिर जो है वो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा आ गया है, तो उसको हम एड्रेस करने के लिए यही बार बार कहते हैं कि आप पेरेंट्स का यहीं पे रोल बनता है कि माहौल उन्होंने घर का बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप नहीं थोड़ा सा जो है ना अपने फ्लेक्सिबल रूटीन, फ्लेक्सिबल आवर्स निकाल के अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। आप बोर्ड गेम्स खेल सकती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी, टीवी, इस तरह की कोई चीज ना हो, क्योंकि हमने देखा है बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं कि वो अगर खाना भी खा रहे, खाना के टेबल पे भी बैठे हुए हैं, तो बच्चों के हाथ में भी गैजेट्स हैं, माँ बाप के हाथ में भी मोबाइल फोन्स हैं। साथ बैठने वाला भी वो नहीं रही ना रवायत। हर किसी के अपने अपने टाइम है, सब अपने अपने टाइम पे आते हैं, खाना बना होता है जी, बारी बारी करके ले लेते हैं और खा लेते हैं। तो वो साथ बैठ के जब हम दिन भर के मसले डिस्कस करते हैं या कोई प्लानिंग्स हमने डिस्कस करनी होती है, एक से राय ली, दूसरे से ली, या वालिद साहब होते थे वो पूछ लेते थे पढ़ाई से मुतालिक, तो वो एक अच्छा वो भी एक हेल्दी आवर होता था। लेकिन वो काफी सारी चीजें वक्त के साथ डिटोरिएट होती हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो पुरानी रिवायात थी कि सारे इकट्ठे बैठ के खाना, डिस्कशन वगैरह करना, ये हमारी शख्सियत को कितना निखारती थी? ये हमारी शख्सियत को इसी तरह निखारती थी कि हेल्दी, आपको पता है ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। हमारा एशियन कल्चर बाहर के कल्चर से इसीलिए मुख्तलिफ है, हमारा यहाँ फैमिली यूनिट है, हम एकदम सब खुशी में भी साथ हो जाते हैं, गम में भी साथ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक सेंस ऑफ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट देती हैं और बहुत सी चीज़ों से बचा भी लेती हैं। जैसे कोई स्ट्रेस आता है, हम सबसे पहले अपने इमीडिएट हमारे जो रिलेटिव्स हैं या सिग्निफिकेंट अदर्स हैं उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमें समझेंगे और सपोर्ट देंगे। तो अगर आपका शुरू से ही वो सारी चीज़ें नहीं है, तो आप सपोर्ट के लिए फिर आउटवर्ड वर्ल्ड में देखते हैं, और फिर हर बंदे का पर्सपेक्टिव भी है, डिफरेंट होता है। कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो कोई ब्लेम गेम भी। बिल्कुल बिल्कुल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर, आपके इर्द गिर्द के लोगों। हाँ, और अपना इर्द गिर्द के जो लोग हैं या अपना इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस वक्त में। अनीसा हबीब हमारे साथ मौजूद थी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। अनीसा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपना इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको चेंज करिए, अपने बच्चों को समझिए, और अगर आप नहीं समझ पा रहे, सिम्टम्स अगर आपको समझ आ रहे हैं, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करिए। लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हम आपसे मिलेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं बल्दियाती इदारों के हवाले से। तो पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली एक पेचीदा मामला बनता जा रहा है। इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली की दावेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद सूबे में राइज बल्दियाती निज़ाम को बदलने का ऐलान किया था और 2019 में असम्बली के जरिए एक कानून पास किया, जिससे न सिर्फ 2013 में नून लीग की हुकूमत का पुराना बल्दियाती कानून खत्म कर दिया गया, बल्कि तमाम बल्दियाती इदारे भी तहलील कर दिए गए। इन हुकूमती इक़दामात के खिलाफ इस वक्त के खत्म होने वाले बल्दियाती नुमाइंदों ने अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जुज़वी तौर पर कबूल करते हुए नए बल्दियाती एक्ट के शिक 3 को
आइन से मुतसादिम करार देते हुए उसे कलअदम करार दिया था, जिसके बाद पूरे सूबे में 58,000 से जायद बल्दियाती नुमाइंदे दोबारा बहाल हो गए थे, लेकिन अमली तौर पर बल्दियाती नुमाइंदे बहाल ना हो सके। गुज़श्ता रोज 2 साल 1 माह बाद टाउन हॉल में बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास हुआ। पहले तो इंतजामिया की जानिब से ताले लगा दिए गए, लेकिन बाद में इजलास की इजाजत दे दी गई। बल्दियाती नुमाइंदों की पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई भी हुई। हफीज सिद्दीकी की क़यादत में पीटीआई और कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदे टाउन हॉल पहुंचे। वहां कल क्या हुआ, इजलास कैसा रहा, आइंदा के लिए क्या लायामल अपनाया जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लॉर्ड मेयर लाहौर है कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। आपने याद किया, बहुत ही हसास टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल सर, कल हमने देखा टाउन हॉल के बाहर इतनी धक्कमपेल और लड़ाई झगड़ा हुआ है, और क्यों इंतजामिया आपको इजाज़त नहीं दे रही थी दाखिले की, इजलास करने के हवाले से क्या वजह बताई जा रही थी? ना अहली, अच्छा, हटदर्मी, हाँ, जिद्दी, ठीक है, और यू टर्न के मास्टर इमरान खान जो मुल्क के वजीर आजम हैं, उनको जिद है। दो चीज़ों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी कही हुई बातों को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। अच्छा, वो इंसाफ के दाई थे, अपनी पार्टी का नाम तहरीके इंसाफ रखा, और बल्दियाती निज़ाम के बारे में वो बोलते हुए थकते नहीं थे। आज क्या हो रहा है, हमें गैर कानूनी तौर के ऊपर 2 साल पहले हमें हमारी हुकूमतों को डिसॉल्व किया। बिल्कुल ऐसे ही। हम केस लड़े, हम जीते। 25 मार्च को शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए बल्दियाती निज़ाम जो था पूरे पंजाब का बहाल कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। 2 महीने हो गए, अभी तक हमें दफ्तरों में बैठने का मौका नहीं दिया जा अच्छा। रहा। क्यों? गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं करेगी, जो सरकार के बंदे बैठे हुए हैं दफ्तर नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट क्यों नोटिफिकेशन नहीं कर रही? बुजदार को तो छोड़ें, उस बेचारे को तो लिखे लिखाए बयान दे दिए जाते हैं, और वो 3 कॉलम की सुर्खी डेली एक सिटी 2 पे लगती है, नवावक पे लगती, 2-4 और पे लगती। पंजाब को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है वजीर आजम पाकिस्तान, जिसको इमरान खान कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। वो नहीं चाहता कि पूरे पंजाब में जो बल्दियाती इदारे हैं सिर्फ इस वजह से फ़ाल हो जाएं कि 86% पूरे पंजाब में और 97% लाहौर में जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान नून लीग से। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने तो जब से 20 साल की बाद, फिर 10 साल आए, फिर 5 साल आए, कभी नवाज शरीफ साहब के आगे पीछे फिरे, कभी मराहतें ली, कभी चंदे लिए, और एक हॉस्पिटल बनाया जो शरीफ फैमिली पता नहीं कितने बना चुकी है, और कभी उन्होंने नाम नहीं लिया। और फिर उन्होंने इलेक्शन से 4 साल पहले और आज तकरीबन 3 साल हो गए, इवन डिफेंस के किसी महकमे में जाएं, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की जाएं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाएं, बाहर जाके पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, मालियाती इदारों से मुखातिब हूँ, उनकी जो तकरीर है वो आधी से ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होती है। ये मुल्क के साथ एक जिद है, ये नवाज शरीफ के साथ जिद नहीं है। अच्छा। इनको ये एहसास नहीं है कि पूरी दुनिया में कितनी जग हसाई हो रही है इसकी। ये अपने एक शीशे के माल में बैठे हैं, इनका भी टाइम ख़त्म होना है। 5 साल ये ख़त्म होने हैं। ये कौम दोबारा इनसे भी पूछ सकती है कि वो तो लूट के खा गए, उसी से अन्नी बात थी। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए बल्दियाती इदारे जिसकी ये खुद बड़े पुजारी थे, नहीं हैं इस वक्त, नहीं है। और हो क्या रहा है आज, क्या अखबार में आपने पढ़ा कि वो यूसीज जिनको अवामी नुमाइंदे कंट्रोल करते थे या उसके सरबराह थे, और मोहल्ले मोहल्ले में तो पता है आपको 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार तक जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हर इलाके में वोट डालते हैं यूसी चेयरमैन को। यूसी चेयरमैन के पास नादरा का लिंक था, ठीक है, और वो हर एक आदमी को बर्थ सर्टिफिकेट जो भी जाता था, जो फौतगी होती थी उसकी डेथ सर्टिफिकेट, और उनके पास मुसालती कमेटी के इख्तियारात थे। 89 डेज वो कोशिश करते थे कि बच्चों बच्चियों में जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो तलाक की नौबत तक ना पहुंचे, ठीक है। और कई सुलह हुई, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद 89 डेज जब पूरे हो जाते थे, 3 महीने के बाद वो सर्टिफिकेट दे देते थे तलाक का। अभी इन्होंने लाहौर में पूरे पंजाब में 8-8, 9-9 यूसियाँ मिला दी हैं, और ये तीनों काम उन क्लर्कों को दे दिया है जो कि यूसी चेयरमैन के मातहत है। ठीक है, उधर पैसे चल रहे हैं। हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं धक्के। अब लाहौर की आप 10-15% पॉपुलेशन को छोड़ के जो स्लम्स हैं ऑल अराउंड इन द सिटी, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि हमने ये तीनों चीजें कहाँ से लेनी है। क्या बच्चे पैदा करने रोक दें? क्या वो मरना
उनके अजीज़ों का रोक दें। क्या ये जो मसले मसाइल हैं, आप हैरान होंगी ये सुन के कि मुझे दसियों पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं कि जी हमें पता ही नहीं है, हमारे बेटे ने बाहर जाना है, बीवी से डिवोर्स हो गई है, या बीवी ने जाना है बाहर, हमें कोई क्लियरेंस, कोई उनके जो एम्बेसीज वगैरह उनकी रिक्वायरमेंट्स होती, लोग रुल रहे हैं। और जब इनके पास जाते हैं कोई 30,000 मांगता है, कोई 20,000 मतलब इसकी वजह से मसाइल ही पैदा इन्होंने खुद लोगों को इंक्वायरियां की हैं, निकाले हैं वो जो क्लर्क टाइप जिसको हम सेक्रेटरी कहते हैं ये लोग। तो ये सरकार का काम नहीं है। बल्दियाती सिस्टम, गली मोहल्लों की सियासत जो है वो सरकारी मुलाजम नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो वोट लेकर आया वही मुसालियत कराएगा ना। कंफर्मेशन उसी को पता होगा ना कि उसका हमें बताइए क्यों नहीं आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, क्या उनका मौक़िफ़ क्या है? तो चेयरमैन को पता होगा ना, काउंसलर को पता होगा, वो ना लड्डू भी लेगी, नहीं लेगी तो चेयरमैन ना खुआएगा तो तेन पता नहीं मेरे घर पोतरा है तो तुमने लड्डू नहीं खुआया, तो नाल जमन पर्ची जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी बनाएगा। लेकिन हम मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं पंजाब हुकूमत का, क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है? क्या कहते हैं आप लोग? नाअहली, जिद, कुछ तो मौक़िफ़ उनका होगा ना। वो कहते हैं कि जी जब तक डिटेल्ड फैसला नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त तक हम जो है वो नहीं इनको चार्ज दे सकते। तो वो क्या अपना सिस्टम लाना चाह रहे हैं? पनामा लीक्स में शॉर्ट ऑर्डर आया था ना, हमें भी शॉर्ट ऑर्डर मिला और बड़ा क्लियर है। पनामा में नवाज शरीफ साहब को शॉर्ट ऑर्डर पे घर भेज दिया गया था ना, यूसुफ रजा गिलानी को भी शॉर्ट ऑर्डर पर ही घर भेज दिया गया था ना। तो हमें क्यों नहीं लगाया जा रहा भाई? उसी शॉर्ट ऑर्डर को, उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को के अहकामात को क्यों नहीं माना जा रहा? और वो जो ऑर्डर है इट इज सो क्लियर, इट वेरी क्लियरली सेज कि जो सेक्शन 3 है 2019 के कानून का, उसको डिवैलिडेट किया जाता है, खत्म किया जाता है। और पंजाब की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इसकी जो मुश्तहर होने से पहले सेक्शन 3 जो है उसको मुश्तहर होने से पहले की पोजीशन में बहाल किया जाता है, जिस तरह वो एग्जिस्ट कर रही थी एज पर लॉ। और एग्जिस्ट कैसे कर रही थी? 2013 के कानून के मुताबिक, उस लॉ का तस्करा। इसमें जनाब कंफ्यूजन किया है वज़ीर आला को, तो मैं फिर कहूंगा उन्होंने तो समझ नहीं आती। तो मैंने बार बार ब्यूरोक्रेसी को कहा, हमारे दोस्त हैं वो सरकारी मुलाजिम जब ये लोग नहीं करे, नोटिफिकेशन जारी नहीं करे, तो आप लोग कोई कानूनी रास्ता अपना रहे हैं कि हम लोग? देखिए हम चले गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ठीक है, हमारी तारीख थी 28 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नोटिस हो गए। उसके बाद 24 तारीख जो है 24 जून फिर आ गई है। हम चले जाएंगे अदालत में, और इस दफा मैं चीफ जस्टिस साहब से खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब आखिरी आप हैं, आखिरी आप हैं। रियासत के 3 सतून होते हैं, मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया। मुकन्नना कानून बनाती है, अदलिया जो है उन्हीं कवानीन के तहत चीज़ों को एक लाइन में लाती है, जहाँ के गलत फहमियाँ लोगों को होती हैं, गलत काम होते हैं, अदलिया उसके मुताबिक फैसले करती है। और उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन का करवाना वो इंतजामिया का काम है, और इंतजामिया इमरान खान के हाथ में, बिल्कुल गुज़दार के हाथ में तो बेचारे के है ही कुछ नहीं। और ये तो हमारी पार्टी का टिकट लेके बैठा हुआ था, तो लोग सोच रहे थे कि इसको टिकट दें कि ना दें। इन्होंने कहा बैठा है बेचारा, इन्हें चुको ला गए क्या टिकट अप्लाई कर रात में हारदा सी पे दौड़ दे गया कि जी असि, मतलब आप लोग अब कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेंगे? कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है। इत्थे ते चौंका जाके वेखो सवेरे मजदूरां दे ढेर लगे ने, इन्हां ने तो सत्यानाश कर छड़िया मेरे शहर दा। गंदा मजदूरी नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलदियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई ने। अल्लाह अकबर, अगले इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान में सारा कुछ भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और अपना आपने मौक़िफ़ पेश किया और हमारे सामने रखा है। हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको पता चला है कि क्या क्या मसाइल आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से या इनकी जानिब से, और जिसकी वजह से ये जो बल्दियाती इदारा है या बल्दियाती नुमाइंदा है उनकी जो कारकर्दगी जो है वो मुतासिर हो रही है। और आपने भी मुझे इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।